तानाशाह को जब भी कुछ बुरा लगेगा वो मुकदमा बना सकते हैं, उनको किसने रोका है। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, दूसरे नंबर की पार्टी अखिलेश यादव जी की है, फिर ममता बनर्जी जी की है। जिसकी जितनी ताकत है अगर महामहिम राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए महिला से भी आप ऐसे बयान, आर्टिकल 19 अब एक प्रसिद्धि पा चुका है ना, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। बुलडोजर किसी का सगा नहीं है, बुलडोजर बहुत बेवफा है। अयोध्या चलिए, मैं दिखाता हूं आपको कितने बुलडोजर चले हैं। झूठ का प्रचार करने वाले चैनलों को विज्ञापन वगैरह देने से बचना चाहिए। छतरपुर की घटना को लेकर खास तौर पर माइनॉरिटी के भीतर ये फीलिंग है, इन टीवी चैनलों का, इस मीडिया का क्या करने वाले हैं, जिसको आज आप कह रहे हैं कि नोएडा के टीवी स्टूडियोज में जो है शपथ ग्रहण होगा। जब बात आती है महिलाओं के खिलाफ अपराध की, तो क्या जाति वहाँ एक, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं उनसे कि वो निष्पक्ष तरीके से न्याय करेंगे, अगर जज साहब ही उठ के बीजेपी में चले जा रहे हैं। अब जैसे जो मध्य प्रदेश का मामला है, वो आपका वीडियो देख के मैंने ट्वीट किया, कटनी वाला उनको उन्होंने अगर टारगेट पे ले लिया तो आपको पता नहीं चलेगा किस समय हमला करेंगे। आज नवीन जी, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ा बात ज्यादा बढ़ जाएगी, याचिकाकर्ता भाग जा रहा है न्यायालय छोड़ के, कह रहा है हमें न्याय ही नहीं कराना आपसे। यूपीएस क्या है? दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को पेंशन से वंचित करो। हमारा पंजाब का मुख्यमंत्री आज जेल में होता, केरला का मुख्यमंत्री जेल में होते, स्टालिन जेल में होते, रेवंत रेड्डी जेल में होते, सिद्धारमैया जेल में होते। केजरीवाल का इस्तीफा होने तो देते आप। ममता बनर्जी को अंदर करो, इस्तीफा लो, स्टालिन को अंदर करो, इस्तीफा लो, रेवंत रेड्डी को अंदर करो। झूठे मामले बनाने में कोई मेहनत थोड़ी लगती है। केजरीवाल बाहर आएंगे, कुछ है ही नहीं उनके खिलाफ, जबरदस्ती आप कितने दिन तक जेल में रख लेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कुछ लोग बोलने की वजह से जाने जाते हैं और कुछ लोग बोलने की वजह से सज़ा पाते हैं, क्योंकि वो उन लोगों की आवाज़ उठाते हैं जिनकी आवाज़ें आम तौर पर अनसुनी होती हैं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर बहुत सारे नेता बोलने से कतराते हैं, और अगर बोलते हैं तो बहुत पॉलिटिकली करेक्ट रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग कई बार अपने पॉलिटिकल करेक्शन को छोड़कर उन लोगों की ज़ुबान बनने की कोशिश करते हैं जो चाहते हैं कि उनकी आवाज़ें इस देश की संसद में, विधानसभाओं में उठाई जाए। ऐसे ही बिरले नेताओं में हैं संजय सिंह। तो हमारे साथ संजय सिंह हैं। संजय जी, आर्टिकल 19 पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, और आपके दर्शकों को नमस्कार। तो अभी तक तो राज्यसभा में संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो बड़ा खौफ था सत्ताधारी गठबंधन के पास। लेकिन अब जो नया नतीजा आया है राज्यसभा का, तो उसके बाद तो क्या वक्फ बोर्ड बिल, क्या डिजिटल मीडिया बिल, और क्या सब कुछ धड़ाधड़ पास होता चला जाएगा। नहीं, अब पास नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसलिए कि दो इनके मित्र थे, एक बीजेडी और एक वाईएसआर, जो लगातार इनका साथ देते रहे, हर मुद्दे पे साथ देते रहे, लेकिन दोनों को अपने अपने राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। अच्छा, टीडीपी जो आंध्र प्रदेश में वाईएसआर से लड़ती है, उसको मोदी जी ने अपने साथ ले लिया। तो वाईएसआर की मजबूरी है कि वो सरकार के खिलाफ कई मामलों में स्टैंड ले। जैसे आप वक्फ बोर्ड बिल का मामला ले लीजिए, वाईएसआर इसके खिलाफ है। आप टीडीपी का मामला ले लीजिए, टीडीपी ने भी कहीं ना कहीं वो तो घुमा फिरा के खिलाफ है। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि अब बिल पास कराना, मनमाने बिल पास कराना, अनाप शनाप बिल पास कराना, बेसिर पैर की बातें लिख के देश के माहौल बिगाड़ने वाले बिल पास कराना, वो चीजें अब बंद होंगी, उस पर अंकुश लगेगा। अब उतना आसान रास्ता बीजेपी के लिए नहीं है। लेकिन संजय जी, जो पिछले 15 दिन के घटनाक्रम है, हाउस में तो इंडिया अलायंस की एक्टिविटी बहुत दिखाई देती है, लेकिन अगर हम बंगाल के उदाहरण को देखें तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक
बढ़त हासिल की, कानूनी तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी, ज़मीनी तौर पर भी ये संदेश भेजने में कामयाब रही कि कोलकाता आरजी कार मेडिकल कॉलेज का जो मामला है वो बहुत बड़ा है और उस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति तक को दखल देने की ज़रूरत महसूस हुई। लेकिन उसी तरह की घटना उत्तर प्रदेश में घटती है, उसी तरह की घटना महाराष्ट्र में घटती है, उसी तरह की घटना बिहार में घटती है, लेकिन ज़मीन पर अपोजिशन नज़र नहीं आता। देखिए, ऐसा है, अगर आप पूरे मीडिया तंत्र का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष को बदनाम करने के लिए करेंगे, अगर आप जुडिशरी का इस्तेमाल विपक्ष के लोगों का कैसे बेल कैंसिल हो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो जेल में रहें, वो इसके लिए करेंगे, अगर महामहिम राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए महिला से भी आप ऐसे बयान, पता नहीं उन्होंने उनसे दिलवाया गया या उन्होंने खुद से दिया, मैं उस पर कोई बोलने वाला नहीं होता हूँ, लेकिन मैं पूछता हूँ कि मणिपुर के समय में ये सब खामोश क्यों थे? एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवर्स्त करके घुमाया गया, 1 साल से ज़्यादा समय हो गए, वहाँ पे आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, वहाँ रिलीफ कैंप में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। कोई देश के राष्ट्रपति से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके और प्रधानमंत्री तक कोई नहीं बोलता, और देश का मीडिया भी सिर्फ रस्म अदायगी करता है उस मामले में। तो अगर आप सेलेक्टिव अप्रोच रखेंगे तो चीजें आपको बड़ी लगेंगी। क्या बदलापुर में आंदोलन नहीं हुआ? हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, लेकिन उसको उतना बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं होता ना, जहां से आप आते हैं। देखिए, ऐसा है, बिल्कुल होता है और होगा भी, लेकिन विपक्ष अगर बीजेपी के राज्य में आंदोलन करे, अरे अरे राजनीति कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, इसमें संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, आप लोगों को हर मुद्दे पर राजनीति करनी है, चाहे हाथरस में जा रहे हैं तो आप क्यों जा रहे हैं? मैं नहीं गया था हाथरस, कालिक फेंका गया था मेरे ऊपर। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जा रहे थे, वहां पे इतनी ऐसी पुलिस की बैरिकेटिंग की गई थी, मालूम पड़ रहा है तब दूसरे देश में कोई घुस रहे हैं। तो अगर बीजेपी के राज्य में विपक्ष मुद्दा उठाता है तब तो वो संवेदनहीन विपक्ष है, वो राजनीति कर रहा है, वो मामले को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर रहा है। और विपक्ष के राज्य में अगर बीजेपी प्रदर्शन करती है तो वो क्रांतिकारी हैं, वो भारत माता की जय लगा के दुकान लूटेंगे। देखा नहीं आपने? अभी झारखंड में प्रदर्शन किया, पत्थरबाजी कर रहे हैं पुलिस वालों पे, बंगाल में प्रदर्शन किया, पत्थरबाजी कर रहे हैं, भारत माता की जय, दुकान लूटो। एक बात बताइए संजय जी, यहाँ तो बुलडोज़र चल जाता है, बंगाल में बुलडोज़र नहीं चलाते, झारखंड में बुलडोज़र नहीं चलाते, कर्नाटक में बुलडोज़र नहीं चलाते। नवीन जी, आपको लगता है कि बुलडोजर सिर्फ धर्म को देख के मुसलमानों पे चल रहा है? नहीं, बुलडोजर किसी का सगा नहीं है, बुलडोजर बहुत बेवफा है। अयोध्या चलिए, मैं दिखाता हूं आपको कितने बुलडोजर चले हैं। तो जो मोदी भक्त या तथाकथित अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले लोग खुश होते हैं, अरे मुसलमानों का घर जमी दोज हो गया, बहुत बढ़िया हुआ छतरपुर में, उनको आना चाहिए अयोध्या। मैं दिखाऊंगा कितने मंदिर वहां जमी दोज हुए, उनको आना चाहिए काशी। मैं दिखाऊंगा 300 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए वहां पे, संजय जी घर लोगों के ऊपर, घरों पे बुलडोजर चले। तो ये मत समझिए कि ये जो उन्माद की और सांप्रदायिकता की राजनीति होती है ये आज मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रही है तो हम बैठ के ताली बजाएंगे बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, आपको भी नुकसान पहुंचाएगी। जो ताली बजा रहे हैं उनको, हुआ नहीं त्यागी के साथ, यही नोएडा में सब ताली बजा रहे थे, जो लोग ताली बजा रहे थे उनके घर पे फिर बुलडोजर चल गया। बड़ा अच्छा किया आपने छतरपुर की घटना का जिक्र किया। छतरपुर की घटना को लेकर ख़ास तौर पर माइनॉरिटी के भीतर ये फीलिंग है कि जिस तरीके से उन्होंने इंडिया अलायंस को सपोर्ट किया और इंडिया अलायंस ने एक ख़ास कौम का होने की वजह से उस तरीके से इस घटना का विरोध नहीं किया जैसे करना चाहिए था। देखिए, मुझे नहीं लगता कि विरोध नहीं किया। कौन नहीं बोला उस पर? कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी बोली उस पर, मैंने खुद उस सवाल को उठाया, और चंद्रशेखर आज़ाद उस पर वो भी अपना बोले, आज़ाद समाज पार्टी के नेता।
तो तमाम लीडर्स उस पर अपना बयान दिया, उन्होंने बोला। और देखिए, हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है नवीन जी, कि यहाँ पे मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार के बारे में बोलने के जो लीडर्स हैं वो ज़्यादातर हिंदू हैं। यही तो सही धर्मनिरपेक्षता है, कि अगर आपके देश के माइनॉरिटीज़ के ऊपर कोई हमला हो रहा है, सिखों पे हमला हो, हिंदू बोलना चाहिए, हिंदू नेताओं को बोलना चाहिए, बोलते हैं हम लोग। तो इसलिए इसको इस चश्मे से देखना ठीक नहीं है। और जब भी कुछ ऐसा होगा, जायज़ बात कही जाएगी, हक की बात कही जाएगी, कोई इसमें धर्म देख के। संजय जी, जब बात आती है महिलाओं के खिलाफ अपराध की, तो क्या जाति वहाँ एक बड़ा फैक्टर बन जाता है? जैसे बंगाल की जो घटना है और फर्रुखाबाद की जो घटना है, दो बहनों को पेड़ से लटका दिया गया, वो लटक गई, उस पर नहीं होना विवाद चाहिए, है। लेकिन दुर्भाग्य से होता है। लेकिन वो दलित हैं और दुर्भाग्य से होता है ये। मैं ये नहीं कहता कि दलितों के मामले उठाए नहीं जाते, लेकिन ये बात सच है कि आज के समय में, जब बहुत कड़वी सच्चाई कह रहा हूँ, कि जब बलात्कार की घटना होती है तो ये देखा जाता है कि जिस महिला का या जिस लड़की का बलात्कार हुआ है वो किस धर्म की है, किस जाति की है। जिसने बलात्कार किया है, आरोपी, वो किस धर्म का है, किस जाति का है। जो वहाँ पे पुलिस का थानेदार है वो किस धर्म का है, किस जाति का है। ये होता है, ये आप सच बात कह रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन है ये। कौन जिम्मेदार है? मतलब चुनकर तो ये हमारी मानसिकता पिछड़ी जिम्मेदार जाति है। और दलित जातियों के इसके सांसदों, लिए विधायकों को मानसिकता हमारी बेचते हैं। जिम्मेदार है। जिस समाज में हम पल बढ़ रहे हैं, जिस समाज की व्यवस्था से हम प्रभावित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मानसिकता इसके लिए जिम्मेदार है। संजय जी, एक बात अपराध आपने को कही। अपराध की दृष्टि से ना देखना, अपराध को जाति और धर्म की दृष्टि से देखना। एक बात आपने कही बंगाल के जवाब में कि अदालतों का इस्तेमाल करके, आपको लगता है कि जो पूरा जोर था और जो है, वो कहीं ना कहीं इस तरफ जाता है कि किसी भी तरीके से ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ा जाए? देखिए, चाहे गवर्नर का रोल हो, चाहे अदालतों का बीजेपी इस्तेमाल रोल हो। करके मैंने क्यों कहा? एक व्यक्ति आज तक हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, हमारी ही सरकार के खिलाफ फैसले दे रहा है, हमारी ही सरकार के खिलाफ बयान दे रहा है, हमारी ही सरकार की रोज आलोचना कर रहा है, और आज इस्तीफा देता है, कल को वही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का टिकट पा जाता है और बीजेपी का सांसद बन जाता है। तो जुडिशरी के भीतर ऐसे और लोग भी हो सकते हैं? हो सकते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा मध्य प्रदेश के भी एक जज साहब बीजेपी में चले गए। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं उनसे कि वो निष्पक्ष तरीके से न्याय करेंगे, अगर जज साहब ही उठ के बीजेपी में चले जा रहे हैं और ज्यादा समय भी नहीं लगा रहे हैं। आज रिटायर हो रहे हैं, कल चले जा रहे हैं, आज नौकरी छोड़ रहे हैं, कल चले जा रहे हैं, परसों बीजेपी के सांसद हो जा रहे हैं। देखिए, नहीं बोलना चाहिए ये बात। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन अब मैं ही नहीं बोल रहा हूं इस बात को, खुद न्यायपालिका के बारे में टिप्पणी कर रही है। खुद न्यायपालिका के बारे में टिप्पणी कर रही है। अब ये बताइए, हाई कोर्ट के जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है। दिल्ली में हुआ के कविता के मामले में देख लीजिए। मामले में तो ये बड़ी बात है। मेरे मामले में 23 साल पुराने मामले में मुझे सजा हो गई 3 महीने की। हाई कोर्ट की टिप्पणी पढ़िए आप। तो इसलिए अब तो न्यायपालिका के बारे में टिप्पणी कर रही है। अब ये बताइए कि जब आज नवीन जी, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ा बात ज्यादा बढ़ जाएगी, अदालत में नाम देखने के बाद जज का याचिकाकर्ता अपनी याचिका वापस ले रहे हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो सकती है? अदालत में जज का नाम देखने के बाद याचिकाकर्ता अपनी याचिका वापस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको न्याय की उम्मीद नहीं है वहां से। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो सकती है क्या? आपको नहीं लगता, आप जो भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय कहते हैं, बेल एज ए रूल, जेल एज एन एक्सेप्शन, इस बात को लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट फॉलो नहीं कर रही है।
और उसी सुप्रीम नहीं, कोर्ट के उस पर अंदर मैं आऊंगा, लेकिन आप ये बताइए तारीख पे कि तारीख पड़ रही है। आप एक सांसद के तौर पर जुडिशियल सिस्टम के बारे में जो टिप्पणी कर रहे हैं, आपको नहीं लगता इससे आम आदमी का भरोसा कमजोर होगा? मैं वो बोल अदालती रहा हूं जो व्यवस्था दिख में? रहा है सामने। मुझे आज भी जुडिशरी पे भरोसा है, ऐसा नहीं कि भरोसा नहीं है, लेकिन वो बातें बोलना भी जरूरी है जहां पे खामियां आ रही हैं। अगर आप खामियों की ओर इशारा नहीं करेंगे तो सुधार नहीं होंगे। और खामियों की ओर देश के मुख्य मैं तो चलिए सांसद होने के नाते आप कह सकते हैं आप क्यों बोल रहे हैं, लेकिन देश के मुख्य न्यायाधीश भी उन खामियों की ओर इशारा कर रहे हैं कि बेल मिलने में लेट होती है। ये तो सीजीआई साहब का बयान है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। आप पीड़ित भी रहे हैं, आप जेल में रहे हैं, तो क्या मामला है आप बताइए ना, जिसमें मैं 6 महीने रहा जेल में? क्या मामला है जो 17 महीने से आप मनीष खुद सिसोदिया बताइए। जेल में रहे? बताइए ना क्या मामला है। वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, आरोपी को गवाह बना के आप पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। जो व्यक्ति किंग पिन है, आज आप कहते हैं ये मुख्य आरोपी है, ये किंग पिन है, और उसी शरद रेड्डी से बयान लेके आप केजरीवाल को जेल में डाल देते हैं। कभी दिनेश अरोड़ा से बयान लेके आप संजय सिंह को जेल में डाल देते हैं। कभी किसी का बयान लेके आप मनीष सिसोदिया को जेल में डाल देते। जो व्यक्ति आरोपी है, तुम्हारे तुम्हारे जांच में आरोपी है, वो ये क्या है? ये आपका इन्वेस्टिगेशन है? कोई प्रमाण नहीं, जो आरोपी है उसको इतना प्रताड़ित करो कि वो 3 लाइन लिख दे किसी के खिलाफ, आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। यही टिप्पणी कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। नहीं, लेकिन एक समय में आपकी पार्टी के और नेताओं हाई को बड़ा कोर्ट भरोसा था सीबीआई और और ईडी पर। हाई कोर्ट नहीं तो जो परिस्थिति, भरोसा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर भरोसे को कोई संस्था तोड़ रही है तो बोलना भी जरूरी है। हमारा आप पे बहुत भरोसा है कि नवीन भाई निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, लेकिन कभी देखूंगा कि अगर आपकी लाइन गलत है तो बोलेंगे। आपको मुझे भरोसा है कि मैं बेबाकी से बोलता हूं, कभी समझौता करता हुआ दिखूंगा तो आप बोलेंगे मुझे। तो इसी तरीके से न्यायपालिका है या सीबीआई है या ईडी है, अगर जो परिस्थितियां आज सामने दिख रही हैं उसमें कुछ खामियां हैं तो बोलना चाहिए, बोला जाएगा। और वकील भी बोल रहे हैं, जज भी बोल रहे हैं, और याचिकाकर्ता भी बोल रहा है। याचिकाकर्ता भाग जा रहा है न्यायालय छोड़ के, कह रहा है हमें न्याय ही नहीं कराना आपसे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो सकता है? एनपीएस के बाद यूपीएस आया, आप लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं। किसने कहा खुश नजर आ रहे हैं? यूपीएस क्या है? यूपीएस है कर्मचारी का पैसा लेके कर्मचारी को पेंशन दो, ये योजना है। यूपीएस क्या है? दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को पेंशन से वंचित करो। कैसे? मैं बताता हूं आपको। एक ओबीसी को सरकारी नौकरी में जाने के लिए 3 साल की छूट होती है, एक दलित और आदिवासी को 5 साल की छूट होती है। यानी कि 38 साल की अवस्था तक कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नौकरी पा सकता है, और 40 साल की अवस्था तक दलित और आदिवासी पा सकता है। आपने इसमें नियम लगा दिया कि 25 साल की नौकरी करना जरूरी है, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा, 10,000 रुपए मिलेगा। 10,000 रुपए क्या है? वो तो एनपीएस में भी मिल रहा था। तो अगर कोई ओबीसी है वो 36 साल में नौकरी पाता है, 24 साल नौकरी कर पाएगा। कोई दलित है मान लीजिए 39 साल में नौकरी पाता है, तो वो 21 साल नौकरी कर पाएगा। 38 साल में पाता 22 साल नौकरी कर पाएगा। तो और कटौती उसकी जिंदगी भर होगी, उसकी कटौती तो जिंदगी भर होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि ये दलित, आदिवासी और पेंशन पिछड़ा सब विरोधी एकदम व्यवस्था है। व्यवस्था है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ है। अर्धसैनिक बल के लोग 20 साल में रिटायरमेंट ले लेते हैं, उनको भी पेंशन नहीं मिलेगी, उनकी भी नौकरी 20 साल की होगी। तो आप लोग कुछ यूपीएस तो आंदोलन बहुत बड़ा वगैरह धोखा करेंगे? है। बिल्कुल करेंगे। जीपीएफ में पहले पैसे कटते थे कर्मचारियों के, तो जब उनकी बेटी की शादी होती थी, किसी को घर बनवाना होता लोन था, ले सकते थे। तो लोन ले सकते थे, 1 पैसे का ब्याज नहीं लगता था। अब आपने यूपीएस लाके उनके सिर के ऊपर बिठा दिया। क्यों भाई? कर्मचारी का पैसा लेके कर्मचारी को पेंशन, ये है यूपीएस। संजय जी, एक जो बड़ा सवाल है वो आम आदमी पार्टी की अंदरूनी व्यवस्था पर है, और वो सवाल ये है कि लीडरशिप क्राइसिस क्यों दिखती है? अगर अरविंद जी जेल में हैं तो किसी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते, किसी को पार्टी क्यों नहीं सौंपते?
क्या लोग कम हैं या विश्वास कम है जो लोग हैं उन पर? ये देखिए, लड़ाई भारत के लोकतंत्र को बचाने की है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। 5 महीने झारखंड के बर्बाद किए एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डालकर, और उसके बाद हाई कोर्ट ने कह दिया इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। उसके लिए ईडी ने माफी मांगी क्या? प्रधानमंत्री ने माफी मांगी क्या? राज्यपाल ने माफी मांगी क्या? लेकिन हेमंत अमित सोरेन शाह ने इस्तीफा माफी दिया। मांगी क्या? हाँ, तो इस्तीफा दिया है तो गलत किया ना। मैं तो कह रहा हूं आपसे, अगर आपको झूठे मुकदमे में पकड़ के जेल में इसलिए डाला जा रहा है कि ठीक है हेमंत सोरेन को जेल में डाल दो, इनकी सरकार गिरा देंगे, विधायकों को खरीद लेंगे। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, इनसे इस्तीफा ले लो, इनकी सरकार गिरा देंगे, विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे, तो नहीं देना चाहिए इस्तीफा। तय होने दीजिए इस बात को। अगर ये चलन शुरू हो जाएगा नवीन जी, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, हमारा पंजाब का मुख्यमंत्री आज जेल में होता, केरला का मुख्यमंत्री जेल में होते, स्टालिन जेल में होते, रेवंत रेड्डी जेल में होते, सिद्धारमैया जेल में होते। केजरीवाल का इस्तीफा होने तो देते आप, उसके बाद देखते क्या होता। ममता बनर्जी जेल में होती। ये तो एक शानदार प्रयोग था। हेमंत सोरेन को अंदर करो, इस्तीफा लो, केजरीवाल को अंदर करो, इस्तीफा लो, ममता बनर्जी को अंदर करो, इस्तीफा लो, स्टालिन को अंदर करो, इस्तीफा लो, रेवंत रेड्डी को अंदर करो। झूठे मामले बनाने में कोई मेहनत थोड़ी लगती है। ये अदालत को कहने दीजिए ना, नैतिकता भी तो कोई चीज होगी। अरे नैतिकता आप तय कर रहे हैं। 70,000 करोड़ के घोटालेबाज को गले लगाने वाले नैतिकता तय करेंगे? वाटर घोटाले की बुकलेट जारी करने वाले हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने वाले वो नैतिकता तय करेंगे? जनार्दन रेड्डी और रेवन्ना को अपनी पार्टी में लाने वाले लोग, अपने साथ खड़ा करके उसके लिए वोट मांगने वाले लोग तय करेंगे नैतिकता? आप बताइए, छगन भुजबल और हसन मुशर्रफ को पार्टी के साथ, अपने बीजेपी के साथ मिलाने वाले वो नैतिकता तय करेंगे क्या? मुकुल राय, शुवेंदु अधिकारी, कितने नाम बताऊं? देश के चुनिंदा भ्रष्टाचारी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। नैतिकता तो कोई, मैं तो कहता हूं देश की सबसे भ्रष्ट नहीं, आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट पार्टी, दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है बीजेपी। आपने 3,02,000 करोड़ रुपए के ठेके दिए देश भर में, और उन कंपनियों को दिए जिससे चंदा लिया। चंदा दो धंधा लो स्कीम। लेकिन सच तो ये है ना, आप बताइए, संजय जी, कि जो आपके साथ मिल जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो उनके जाता साथ है। जनता है, नहीं आपके मिलता साथ रहता है नहीं तो कहते हो दाऊद इब्राहिम से पैसा लिया है इसने, इकबाल मिर्ची की प्रॉपर्टी लिया है इसने। ये तो ठीक है, लेकिन उनके साथ जनता है, वो तीसरी बार चुनकर आ जाते हैं और दिल्ली की जनता आपको अच्छी खारिज बात कर है, देती जनता है, अच्छी बात है, जनता है तो आपके साथ जनता है तो लोकतंत्र के नियमों के हिसाब से चलेंगे ना। कि बाबा साहब ने ये लिखा है कि अगर नवीन कुमार जी को 543 में से 540 सीट मिल गई तो उनको देश में तानाशाही करने का हक है। ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि अरविंद केजरीवाल को 350 सीट मिल जाए तो वो देश में डेमोक्रेसी को खत्म करके तानाशाही लागू कर देंगे। कि नरेंद्र मोदी को अगर 400 सीट मिल जाए तो वो तानाशाह है, किसी को भी थप्पड़ मारने का उनको अधिकार है, किसी को जेल में सड़ाने का उनको अधिकार है। ये कहाँ लिखा हुआ है? मुझे पढ़ा दीजिए। ऐसा तो नहीं लिखा है कहीं। जनता है तो अच्छी बात है। जनता ने आपको 2 सीट पे भी पहुंचाया, 303 पे पहुंचाया, अब 240 पे पहुंचाया है। हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं, कुछ दिनों में महाराष्ट्र में होंगे और झारखंड में भी होंगे। आपकी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा होगी? आप अलग से अपने आप को आजमाएंगे? क्या रणनीति तय की? देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। इंडिया गठबंधन के कुछ दलों को ये लग सकता है कि भाई हम यहाँ अपने तरीके से अलग चुनाव लड़ेंगे, तो वो फैसला ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है, पहले भी हुआ है। एनडीए के घटक दल में जेडीयू था, नॉर्थ ईस्ट में उनके खिलाफ चुनाव लड़ता था। यूपी में कुछ जगहों पे चुनाव लड़ता था जेडीयू। शिवसेना जब उद्धव ठाकरे जी की इनके साथ थी उस समय भी लड़ते थे अलग अलग राज्यों में। तो ये कोई जरूरी नहीं कि एनडीए के घटक दल भी हर जगह एक साथ चुनाव लड़े हों। लेकिन नुकसान तो तो होगा। कहीं नुकसान होगा, कहीं फायदा भी होगा, ऐसा नहीं है जरूरी। महाराष्ट्र में आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? अभी इसके बारे में केजरीवाल साहब के आने के बाद
विस्तृत चर्चा होगी, लेकिन पार्टी ने तय किया है कि महाराष्ट्र में हम चुनाव लड़ेंगे। मतलब आप मान रहे हैं कि केजरीवाल बाहर आ रहे हैं? केजरीवाल बाहर आएंगे, कुछ है ही नहीं उनके खिलाफ। जबरदस्ती आप कितने दिन तक जेल में रख लेंगे? तारीख पे तारीख का खेल कब तक चलेगा? ये भी तो हो सकता है तब तक चुनाव निकल जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता। अब कोई भागने का रास्ता नहीं है, कोई भागने का रास्ता नहीं है। उनको जवाब दाखिल करना था, जवाब नहीं दाखिल किया, 15 दिन की डेट पड़ गई। सोचिए आप, देश की प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज सिर्फ तारीख पे तारीख ले रही है, अपना पक्ष अदालत में रखने की हिम्मत नहीं उनमें। दिल्ली को लेकर ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, इसमें कुछ दम है? मैं यही कह रहा हूँ कि इन सारे विषयों पे एक बार केजरीवाल साहब बाहर आ जाएंगे तो फिर हम लोग इस पे सघन बातचीत करके चर्चा लेंगे। ये पॉलिसी पैरालिसिस क्यों लगती है केजरीवाल पॉलिसी के पैरालिसिस गैरमौजूदगी का? में? अरे भाई, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, लेकिन दिल्ली जेल के में है ना? मुख्यमंत्री हैं, ठीक है जेल में हैं, तो बाहर आने की उम्मीद है हमको, और आएंगे तो चर्चा होगी, फैसला लेंगे इसमें थोड़ी। जब हाउस खत्म हो रहा था, जब सेशन खत्म हो रहा था, तो एक बड़ा जोर शोर, आप भी सेक्रेटरी थे, कि उपसभापति को हटाया जाना है और उसके लिए हम लोग कुछ करने की कोशिश करें। उसमें कोई बात थी या सिर्फ हवा हवाई था? अब वो इंडिया गठबंधन के दल मिल के तय करेंगे क्या करना है उनको। अच्छा, हम तो जो फैसला सबका होगा उसमें साथ है। नहीं, उस फैसले में आपकी सहमति रही होगी तभी तो। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जो फैसला, देखिए, सभापति या देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ कोई फैसला सोच समझ के ही लिया जाएगा। तो अगर इस तरह का कोई फैसला होता है, सबकी राय बनेगी तो देखेंगे। ये राज्यसभा में कमजोर स्थिति के बाद हृदय परिवर्तन? किसकी कमजोर स्थिति? इंडिया अलायंस की। कैसे, आप बताइए ना मुझे। नहीं, उनकी संख्या बढ़ी है, वो कैसे बहुमत की बढ़ी तरफ है? बहुमत की तरफ है ना, बहुमत तो नहीं है ना। तरफ होना बहुमत और ही है, बहुमत होना, बहुमत ही है। बहुमत नहीं है। अगर आज भी अपोजिशन में वाईएसआर और बीजेडी शामिल होती है तो नंबर का गेम बदलता है। नहीं, लेकिन ये तो अनुमान के आधार अनुमान पर है नहीं, अब बोल रहे हैं खुल के, अब बोल रहे हैं खुल के वो लोग, क्योंकि चोट खा चुके हैं, अब भागने का ना। तो रास्ता आप नहीं। इसकी तरफ तो इशारा नहीं कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस में दो नई पार्टियां जुड़ सकती हैं? नहीं, मैं इसकी ओर इशारा करने वाला कौन होता हूँ? वो तो उनकी पार्टियां तय करेंगे, उनके नेता तय करेंगे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब परिस्थितियां बदली हैं। जो उनके दो परंपरागत मित्र थे, एक वाईएसआर और दूसरी बीजेडी, वो दोनों उनसे अलग हुए हैं। संजय जी, इंडिया अलायंस में एक उहापोह की स्थिति हमेशा से रही है सामूहिक नेतृत्व को लेकर। ये पता नहीं चलता कि राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, अखिलेश यादव कर रहे हैं। ये बादल न छटने की वजह से कहा जाता है कि कुछ नुकसान हुआ लोकसभा के चुनाव में। ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, दूसरे नंबर की पार्टी अखिलेश यादव जी की है, फिर ममता बनर्जी जी की है। जिसकी जितनी ताकत है उसके हिसाब से उसको सम्मान मिलना चाहिए, और मिलता है। उनकी बातें मीटिंगों में चलती हैं, ज़्यादा चलती हैं। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि ये जो मामले चल रहे हैं ईडी और सीबीआई के, आपके खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ या मनीष सिसोदिया के खिलाफ, तो कल को अगर ज़मानत मिल भी जाती, आपको तो ज़मानत मिल गई, मनीष जी को भी मिल गई और हेमंत सोरेन को भी मिल गई, कोई नया मामला ऐसा नहीं बनाया जाएगा जिसमें आप लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो, या इंडिया अलायंस के लिए? मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता। तानाशाह को जब भी कुछ बुरा लगेगा वो मुकदमा बना सकते हैं, उनको किसने रोका है? उनके तो शहंशाह आलम हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग तो जब हाउस चल रहा था तो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी नरेंद्र मोदी के बारे में बराबर कहा कि आपकी स्थिति खराब हो बहुत गई, थम आप के काम सार्वजनिक करते तौर पर। अब आप कह रहे हैं कि वो तानाशाह हैं। दोनों बातें एक साथ तो सच नहीं हो बहुत सकती ना। थम के काम करते हैं वो। उन्होंने अगर टारगेट पे ले लिया तो आपको पता नहीं चलेगा किस समय हमला करेंगे। इस गलत फहमी मत रहिए कभी। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं तो इस बात का रिस्क बराबर ले रहे हैं कि वो कभी भी टारगेट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट बिल एक बड़ा ज़रूरी मुद्दा था और जिसको लेकर हम सब लोग बड़े सशंकित थे। बिल्कुल, जो रेगुलेट, कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए
उस ब्रॉडकास्ट बिल में कौन कौन सी मैं चीजें बताता ऐसी थीं? मैं हकीकत उसकी बताता हूँ। ब्रॉडकास्ट बिल पे तो जब बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग हुई, उसमें हम लोगों ने तुरंत उस पर विरोध किया, इंडिया गठबंधन के दलों ने, कि भाई ये बिल नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। तो उसके पॉइंट्स पे विस्तार से चर्चा होने का मौका ही नहीं लगा। नहीं, किन प्रावधानों के आधार पर आपने कहा कि ये गलत भाई है? प्रावधान ये है पार्लियामेंटेरियन कि के जो तौर यूट्यूबर्स हैं, जो स्वतंत्र मीडिया अपना उन्होंने बनाया है, एक जैसे आप हैं, आप अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ सच्चाई पहुंचा रहे हैं लोगों तक, इस पे सब पे रोक लग जाएगी। रोज आप चक्कर लगाते रहिए अदालतों के और सरकार के, लेकिन ये जब तो चाहेंगे आपके चैनल को बैन कर देंगे। अभी तो सिर्फ टला है ना, अगले सेशन में तो ला सकते हैं। फिर विरोध करेंगे। जो एनडीए के घटक दल हैं, उनके उनके पास भी ये मुद्दा जाना चाहिए, उन पे भी दबाव बनना चाहिए। देखिए, अगर एक स्वतंत्र मीडिया इस देश में नहीं होगा तो अपने बात को लोगों तक पहुंचाने का कोई मंच ही नहीं बचा ना। और कोई आप हैं इसलिए आपके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा हूं, अगर यूट्यूब चैनल्स नहीं होते, आप जैसे लोग नहीं होते, तो सच्चाई लोगों तक पहुंचती ही नहीं। वो तो 400 सीट दे ही रहे हैं ढोल पीट के, बड़े बड़े चैनल 400 पार 400 पार। वो तो बस नहीं चलता, वरना शपथ ग्रहण उनका राष्ट्रपति भवन के बजाय टीवी चैनल में हो जाए मोदी जी का, वहीं लड्डू उड्डू बांट के सब लोग काम कर लें। नहीं, बटा था एक दफा। बटा तो था, मैं कह रहा हूं शपथ ग्रहण भी वहां हो सकता है, नोएडा के स्टूडियो में। तो इसलिए वो ब्रॉडकास्ट बिल लेके आ रहे हैं कि उनको अब इस खतरे से भी वो आगाह हो गए। उनको पता है कि लोग देखते हैं, वीडियो काट काट के चलाते हैं, व्हाट्सएप पे भेजते हैं। अब इससे जुड़े हुए दो सवाल हैं। अब जैसे जो मध्य प्रदेश का मामला है, वो आपका वीडियो देख के मैंने ट्वीट किया, कटनी वाला। कटनी वाला, तो वो लाखों लोगों तक पहुंचा। मेरी तो आपसे कोई बात नहीं हुई थी ना, लेकिन मैंने उसको सोशल मीडिया पे देखा, मुझे लगा कि एक बहुत ही संवेदनशील मसला है जिसको आपने उठाया है। भले ही वो 1 साल पुराना है, नहीं उसकी उस समय उतनी चर्चा हुई। तो लोगों को पता तो होना चाहिए कि बीजेपी के राज में दलितों को इंसान नहीं जानवर समझा जा रहा है, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। 15 साल के दलित बच्चे को भी मार रहे हैं, उसकी दादी को भी मार रहे हैं। ब्रॉडकास्ट बिल से जुड़े हुए चूंकि वो चर्चा छिड़ गई है, तो दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि जब इंडिया अलायंस बन रहा था, तब आप लोगों ने तय किया था कि हमारे प्रवक्ता जो हैं वो उनके चैनलों पर नहीं बैठेंगे और इंटरव्यू नहीं देंगे सिंगल माइक पे। वो ख़त्म हो गया रिजल्ट आने के बाद। दूसरा सवाल ये कि कल को इंडिया अलायंस की स्थिति बेहतर होती है, या आप सत्ता में आते हैं, या एक ऐसी स्थिति बनती है जहां आप बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट कर सकें, इन टीवी चैनलों का, इस मीडिया का क्या करने वाले हैं जिसको आज आप कह रहे हैं कि नोएडा के टीवी स्टूडियोज़ में जो है शपथ ग्रहण हो जाए? क्या करेंगे उसका? देखिए, ऐसा है कि फिर हम उनकी आज़ादी पे कोई रोक लगाने की बात नहीं करते, लेकिन बायस ढोके खबरें चलाना वो भी ठीक नहीं है। यानी कि मणिपुर के मामले में नोएडा का स्टूडियो चुप रहेगा और दूसरे विपक्षी राज्यों के मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, तो सवाल तो पूछा जाएगा, सवाल तो उठाया जाएगा। दूसरी बात जो आपने कहा, भाई ये जो माध्यम एक बना है, इसमें किसी अरबपति खरबपति व्यक्ति का पैसा लगा है क्या? 2 कैमरा लेके आप आए हुए हैं और अपना चला रहे हैं आप चैनल। लोग आपके कंटेंट को देख रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं ना, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, तब आपको देख सुन रहे हैं। या रवीश जी हो गए, या अजीत जी हो गए, जो भी इसमें है, अभिसार हो गए, बाकी सारे लोग, आशुतोष जी हो गए, सब अपने अपने चैनल चला रहे हैं। तो उनकी बातों को लोग क्यों सुन रहे हैं और देख रहे हैं? क्यों? कि उसमें कंटेंट है, सच्चाई है, लोगों को लगता है नहीं ये बात भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आप उसको रोक कैसे सकते हैं? तो इसलिए इसका
जब भी ये बिल आएगा हम लोग इसका विरोध करेंगे और इंडिया गठबंधन इनको एक तरफा खबरें चलाने की छूट नहीं देना चाहता था, इसलिए इनकी डिबेट्स में और उस पर हिस्सा लेने का फैसला लिया गया। अब एक तरफ आप कह रहे हैं कि टीवी के चैनल एक तरफा खबरें चला दिया करते हैं और एक ख़ास किस्म का नैरेटिव सेट करते हैं विपक्ष के खिलाफ, इसमें आपको कोई हिचक नहीं है कहने में। अब दूसरी तरफ जब आपकी सरकारें आती हैं, आपकी आती हैं, कांग्रेस पार्टी की आती हैं, किसी और की, आपकी सरकारें इन टीवी चैनलों को मजबूत भी करती हैं मॉनेटरी तौर पर, आप उनको फंड देते हैं, आप उनको विज्ञापन देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये बड़ा दोहरा रवैया है कि एक तरफ आप पैसा भी दे रहे हैं चैनलों को, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि यहाँ तो एक तरफा खबरें चलती हैं, दोनों चीजें कैसे एक उसके साथ कुछ सही हो मानक सकती हैं, अपने व्यूअरशिप के हिसाब से विज्ञापन देने के अपने कुछ मानक हैं जिसका पालन सरकारों को कई बार करना पड़ता है, लेकिन नहीं देना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। झूठ का प्रचार करने वाले चैनलों को विज्ञापन वगैरह देने से बचना चाहिए। इंडिपेंडेंट मीडिया क्या लगता है आपको, ये सारे जितने आपने संस्थान गिनाए नोएडा के, इंडिपेंडेंट मीडिया जो यूट्यूब चैनल्स हैं इस समय उनका भविष्य अच्छा है और उनको वो देखे जा रहे हैं, उनकी डिबेट्स देखी जा रही हैं। एक सवाल बहुत सारे और इसमें इसके हीरो अलग बन गए हैं सब। बहुत सारे इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स की तरफ से है और बहुत सारे अब ऑर्गेनाइजेशन, आप देखिए मतलब व्यूवरशिप के हिसाब से बहुत सारे चैनल हैं, अब चल रहे हैं ना, वो आप थोड़ी उनको रोक सकते हैं। 4 PM, DB लाइव, दीपक शर्मा का चैनल, संजय शर्मा, सब अपना चला रहे हैं ना, तो अब इसको आप रोक नहीं पाएंगे। नहीं, आर्टिकल 19 अब एक प्रसिद्धि पा चुका है ना, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। मेरा सवाल ये है कि जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उसमें जिसमें बहुत सारे कम लोग काम करते हैं और बहुत मामूली संसाधनों में वो काम करते हैं, उनको मिटाना भी उतना ही आसान है। आप एक आदमी को उठा लीजिए, उसको बहुत सारे मुकदमों में फंसा दीजिए, ठीक बात, अपने आप ख़त्म हो जाएगी। इसका क्या तरीका आप देखते हैं? देखिए वो खतरा है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये देखा गया आमतौर पे कि जिस पे भी ऐसे हमले हुए उसकी लोकप्रियता और व्यूअरशिप बढ़ी और उसकी विश्वसनीयता बढ़ी। तो हो सकते हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि ये खतरा नहीं है, लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं होगा। उस माध्यम का, उस मीडिया माध्यम का, उस तंत्र का कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, खासकर फेसबुक है, यूट्यूब है, वहाँ ये आरोप लगते रहे हैं और इसमें बहुत सारी सच्चाइयाँ भी हैं कि जो लोग भी सरकार पर सवाल उठाते हैं, जो लोग भी डेमोक्रेसी और संविधान की बात करते हैं, मनुष्यता की बात करते हैं, उनको या तो किसी तरीके से टारगेट किया जाता है प्लेटफॉर्म के लेवल पर। सरकार के दबाव में बहुत सारे चैनलों को बंद कर दिया, यूट्यूब ने उनको नोटिस भेज दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया फेसबुक ने। आपको नहीं लगता है कि अपोजिशन अलायंस को इसमें इन प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर नेगोशिएट करना चाहिए? आप ऐसा नहीं कर सकते? ये सीधे सीधे चुनाव को प्रभावित करने जैसी बात है। नहीं, किसको नहीं करना चाहिए? नहीं, आपको नहीं करना चाहिए नेगोशिएट, कि आप ऐसा नहीं कर सकते? नहीं, दो तरह की बात आप कर रहे हैं। एक तरफ तो वो चैनल्स हैं जो खुलेआम यही काम कर रहे हैं, उन पर कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, तो उन पे कोई दिक्कत इसीलिए नहीं होती ना क्योंकि वो सरकार के संरक्षण में वो काम कर रहे हैं। उनको पीएमओ से लिस्ट जा रही है, ये खबर चलाना है, ये हेडलाइन चलाना है, इतनी देर तक प्रधानमंत्री का भाषण दिखाना है, इतनी देर तक गृह मंत्री का भाषण दिखाना है, तो उसके हिसाब से मेरा वो लोग सवाल काम कर रहे था हैं। संजय जी, आपका सवाल मैं समझ रहा हूँ कि आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इनके साथ पूरे अपोजिशन को मिलकर क्यों नहीं बात करनी चाहिए कि आप कुछ संस्थानों को टारगेट नहीं कर सकते, हम आपको नहीं करने देंगे? देखिए, वो सरकार से अपना फायदा देखते हैं। कई जगहों पे वो लोग प्रतिबंधित करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। उनके माध्यम से जो विपक्ष के खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है या
बदनाम चुनाव के दौरान बदनाम करके दूसरों को जो प्रचार माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं वो लोग रोक भी लगाते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरी है। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, वो सरकार के हिसाब से कई बार काम करना पड़ता है उनको। आर्टिकल 19 से बातचीत करने के लिए संजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार आपके दर्शकों को, नमस्कार।